हल्दी, असली मसाले सच एमडीएच गैलेंट एडवांस रैबर, निर्माण का रियल हीरो। गोल्डी किचन किंग मसाला, गोल्डी मसाले, जहां जाएं रिश्ते बनाएं, गोल्डी मसाले। और डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ऋतु वर्मा। सरकार गठन से पहले चला दिन भर आज बैठकों का दौर। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर चली बैठक। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के सभी नेताओं का हुआ मंथन। साथ ही इस समय पीएम आवास पर चल रही है बैठक। इस बैठक में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह हैं मौजूद। इसी के साथ कल एनडीए संसदीय दल की बैठक होगी और इस संसदीय दल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एनडीए संसदीय दल का नेता चुना जाएगा। लेकिन इसी के साथ साथ राहुल गांधी ने कुछ बड़े आरोप लगाए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह पर। राहुल गांधी का बड़ा आरोप है कि 4 जून को शेयर बाजार में एक बड़ा घोटाला हुआ है और इस घोटाले की जद में लाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह को उन्होंने आरोप लगाए और कहा कि हम जेपीसी की मांग करते हैं। लेकिन इसके पलटवार में भारतीय जनता पार्टी ने अब से कुछ मिनट पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि राहुल गांधी एक बार फिर एनडीए की सरकार बनने से हैं परेशान। इसी के साथ उन्होंने कहा कि देश की बढ़ती अर्थव्यवस्था को देखकर नाखुश हैं राहुल गांधी, इसलिए निवेशकों को डराने की कोशिश की गई है। तो इन तमाम मुद्दों पर होगी विस्तार से बातचीत, चर्चा और साथ ही साथ होंगी देश विदेश की तमाम और खबरें। लेकिन आइए शुरुआत करेंगे सबसे पहले अभी तक की बड़ी खबरों के साथ। शुक्रवार को होगी एनडीए संसदीय दल की बैठक। प्रधानमंत्री मोदी को चुना जाएगा नेता। सरकार गठन की तैयारियों के बीच दिन भर चला बीजेपी में बैठकों का दौर। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर वरिष्ठ नेताओं अमित शाह और राजनाथ सिंह के साथ हुई चर्चा। आंध्र प्रदेश में एनडीए को बहुमत मिलने के बाद सियासी हलचल तेज। टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू के आवास पर टीडीपी सांसदों की हुई अहम बैठक। आगे की रणनीति पर हुई चर्चा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के शेयर मार्केट पर दिए बयान पर भाजपा का पलटवार। कहा फिर से सरकार बनने से राहुल परेशान। पीयूष गोयल ने कहा राहुल गांधी निवेशकों में पैदा करना चाहते हैं भय। बेंगलुरु में एससी निगम फंड घोटाले में कर्नाटक सरकार के मंत्री बी नागेंद्र ने दिया इस्तीफा। एससी निगम फंड मामले में करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार का आरोप। इस्तीफे की मांग को लेकर भाजपा ने किया था प्रदर्शन। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में मतगणना के दौरान हुई हिंसा के खिलाफ भाजपा का विरोध प्रदर्शन। भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने राज्यपाल को पत्र लिखकर टीएमसी सरकार पर लगाया आरोप। राज्यपाल ने हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा करने का अनुरोध किया। केंद्रीय कैबिनेट सचिव राजीव गौबा ने लू और जंगल की आग से निपटने की तैयारियों की समीक्षा के लिए की बैठक। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी गर्मी के महीनों में अस्पतालों में आग लगने की घटनाओं को रोकने संबंधी उपायों पर की समीक्षा बैठक। और भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान सुनील छेत्री का आज आखिरी मैच। विश्व कप क्वालिफाइंग मैच में कुवैत के खिलाफ आखिरी मुकाबला। और राहुल गांधी के बयान पर भाजपा ने किया है पलटवार। भाजपा ने कहा है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शेयर मार्केट पर जो बयान दिया है उसका पलटवार करते हुए पीयूष गोयल ने कहा है कि फिर से सरकार बनने से राहुल परेशान है। पीयूष गोयल ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि राहुल गांधी निवेशकों में भय पैदा करना चाहते हैं। इसी के साथ उन्होंने कहा कि आम निवेशकों को शेयर बाजार का मिल रहा है फायदा। मोदी सरकार में शेयर बाजार में ऐतिहासिक बढ़त हुई है और आज कोने कोने में शेयर बाजार के निवेशक
इस समय भारतीय अर्थव्यवस्था को बढ़ते हुए देख रहे हैं और उसकी मजबूती में निवेश कर रहे हैं। ऐसे में राहुल गांधी के इस आरोप पर एक तरह से करारा प्रहार करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर दोहराया है कि राहुल गांधी को तीसरी बार एनडीए की सरकार बनते देख अच्छा नहीं लग रहा, परेशान है और इसी वजह से एक नया घोटाला वो सामने लेके आए हैं, जिसे उन्होंने कहा कि 4 जून को देश में बड़ा शेयर घोटाला हुआ है। पीयूष गोयल ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के आरोपों पर पलटवार करते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि राहुल गांधी अभी भी लोकसभा चुनाव में हार से उबर नहीं पाए हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी बाजार के निवेशकों को गुमराह करने की साजिश कर रहे हैं। आज भारत 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। ऐसे में राहुल गांधी का ये आरोप, राहुल गांधी का ये बयान सभा चुनाव में विपक्ष की हार की हताशा से अभी तक शायद राहुल गांधी जी उभरे नहीं है। अब वो मार्केट के इन्वेस्टर्स को भी गुमराह करने की साजिश रच रहे हैं। आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश को आश्वस्त किया है कि इस टर्म में देश विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रही है। और इस पूरी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हमारे साथी संवाददाता असीम मिश्रा, इस समय सीधे बीजेपी मुख्यालय से जुड़ रहे हैं। असीम, राहुल गांधी ने एक बड़ा आरोप लगाया है न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी पर, बल्कि यह सीधा हमला है नरेंद्र मोदी और अमित शाह पर। किस तरह से पीयूष गोयल ने जवाब दिया, भारतीय जनता पार्टी का क्या कहना है? तो साफ तौर पर जब पीयूष गोयल ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत की, उन्हें साफ तौर पर यह कहा कि जो राहुल गांधी है, जो कांग्रेस है, वो इस जीत से नाखुश है, घबराई हुई है और उसके बाद से इस तरह के बयान आ रहे हैं राहुल गांधी की तरफ से। आज जब राहुल गांधी ने इस तरह के एलिगेशंस जब वो लगा रहे थे, मैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी मौजूद था ऋतु, और उन्होंने कहा कि ये जो स्टॉक मार्केट में जिस तरह से हुआ कि एक साथ आपने देखा कि 70,000 75,000 के पार चला गया स्टॉक मार्केट और उसके बाद उसमें 3,000 से ज़्यादा पॉइंट से गिरावट आई। इसमें राहुल गांधी ने यह कहा था कि इससे जो निवेशक है, जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। उसके ठीक बाद बीजेपी की तरफ से प्रतिक्रिया आई पीयूष गोयल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसने साफ तौर पर कहा, देखिए कि जो लोग मार्केट को समझते हैं, जो जानते हैं, उस बात को समझते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ वैल्यू अपडेशन है, इसका कोई लेना देना, जिस स्कैम की बात वो कर रहे हैं उससे कोई लेना देना नहीं है। एक बात। दूसरी बात, उन्होंने ये कहा कि जिस दिन शेयर मार्केट में काफ़ी ज़्यादा उछाल देखा गया था, उस दिन उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, मतलब कि जो विदेशी निवेशक हमारे देश के स्टॉक मार्केट्स में पैसों को निवेश करते हैं, उन्होंने उस सेंटिमेंट पर, चूंकि हम जानते हैं कि शेयर मार्केट में एक जो सेंटिमेंट होता है उसका एक बहुत बड़ा रोल होता है, और उस सेंटिमेंट के आधार पर कई चीज़ें, कई बार जो मार्केट्स होते हैं वो ऊपर चले जाती है और फिर कई बार नीचे आ जाती हैं। यही हुआ उस दिन कि जब एग्जिट पोल्स के नतीजे आए, उसके बाद से शेयर बाजार झूम उठा। जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, उन्होंने काफ़ी भारी मात्रा में यहाँ पैसे का निवेश किया, और साथ साथ जो हमारे इंडियन डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं, हमारे आपके जैसे जो लोग हैं, उन्होंने भी यहाँ पे निवेश किया, चूंकि उनको लगा कि जो फिर से एक बार जो एग्जिट पोल्स दिखा रहे हैं उस हिसाब से नतीजे आएंगे। लेकिन उसके बाद से हुआ क्या कि जिस दिन ये मार्केट में गिरावट आई, उस दिन ये हुआ कि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स थे, उन्होंने औने पौने दामों में अपने स्टॉक्स को बेच दिया और उन स्टॉक्स को फिर खरीदने का काम इंडियन इन्वेस्टर्स ने किया। तो पीयूष गोयल ने यह कहा कि इससे नुकसान नहीं हुआ है, इससे उल्टा हमारे जो निवेशक हैं उनको फायदा हुआ है। और जहां तक राहुल गांधी की बात है, तो उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने कहा था कि इस पूरे मामले की जेपीसी जांच करवाने की हम मांग करते हैं। तो इस पे पीयूष गोयल ने कहा कि ये बेबुनियाद आरोप है और इसमें कोई मतलब, कोई जान इस पूरे आरोप में नहीं है। अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बहुत सारी अहम बातें कही। मुझे लगता है कि हमारे जो दर्शक हैं और जो इन्वेस्टर्स हैं, उनको इस बात की जानने और समझने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि बीते 10 वर्षों में इंडियन जो इकॉनमी है वो 5वीं अर्थव्यवस्था बन गई है और आने वाले वर्षों में हम 30वीं अर्थव्यवस्था बनेंगे। और अभी उन्होंने ये कहा कि हमारा जो मार्केट कैप है वो अब तक के इतिहास में पहली बार सबसे हाईएस्ट पॉइंट को टच किया है। इस बात को उन्होंने रेखांकित किया। उन्होंने ये भी कहा कि अभी जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं, जिसे हम
पीएसयूज कहते हैं, पीएसयू का जो मार्केट कैप है वो आज की तारीख में 4 गुना बढ़ गया है। बीते सरकारों की तुलना में 4 गुना की उसमें वृद्धि हुई है। उन्होंने ये भी कहा कि यूपीए के दौरान ये जो मार्केट कैप है, जो पूरा मार्केट कैपिटल है, उसमें 67 लाख करोड़ रुपए सिर्फ मार्केट कैप था, जो कि आज की तारीख में 415 लाख करोड़ का मार्केट कैप हो गया है। तो उन्होंने, आप इस बात से समझ सकते हैं ऋतु कि किस तरह से बीते 10 वर्षों में मार्केट ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है यूपीए के कार्यकाल के बाद से बीते 10 वर्षों में। और बीते 10 वर्षों में यूपीए के कार्यकाल के मुकाबले इसमें 348 लाख करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हुई है मार्केट कैप में। तो ये कुछ आंकड़े हैं जो इस बात की गवाही दे रहे हैं कि किस तरह से जो इन्वेस्टर्स हैं, जो निवेशक हैं, न सिर्फ फॉरेन बल्कि जो इंडियन इन्वेस्टर्स हैं, उनका भरोसा हमारे इंडियन इकोनॉमी में, हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में काफी बढ़ा है। और जिस बात का जिक्र राहुल गांधी कर रहे थे कि जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, जो छोटे इन्वेस्टर्स हैं, उनको काफी नुकसान हुआ है, जबकि जो आंकड़े वो अलग कहते हैं। उन्होंने, पीयूष गोयल ने यह भी कहा कि जो छोटे इन्वेस्टर्स हैं उनको बीते 10 वर्षों में ये जो मार्केट का कैपिटलाइजेशन बढ़ा है, उससे कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा फायदा उन्हीं इन्वेस्टर्स को हुआ है। उन्होंने ये भी कहा कि आज की तारीख में अगर फॉरेन इन्वेस्टर्स को हटा दिया जाए तो हमारे स्टॉक मार्केट में 84% जो निवेशक हैं वो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स यानी कि इंडियन इन्वेस्टर्स हैं, और सबसे ज़्यादा फायदा उन्हीं को हुआ है। उन्होंने ये भी कहा कि इसका फायदा देश के कोने कोने में हो रहा है, और न सिर्फ भारत पर बल्कि यहाँ की सरकार पर, पीएम मोदी की सरकार पर सबको भरोसा है, और इसलिए इन्वेस्टमेंट जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि जो बेबुनियाद आरोप लगाने की कोशिश की गई, जैसा कि पीयूष गोयल ने कहा कि ये सिर्फ और सिर्फ बेबुनियाद आरोप हैं, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। मार्केट की हेल्थ, उसकी जो तबीयत है वो बिल्कुल सही है, और मार्केट लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। ये पीयूष गोयल ने कहा अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में। ऋतु जी, असीम, कुल मिलाकर पीयूष गोयल ने जिस तरह से भारतीय अर्थव्यवस्था और शेयर बाजार के उस सफर का भी उल्लेख किया जो 60 सालों में रहा है, किस तरह का परिवर्तन आया उसका भी जिक्र किया। वहीं साथ साथ में उन्होंने ये भी कहा कि स्टॉक मार्केट में गिरावट को स्कैम के तौर पर देखने की जरूरत नहीं है। क्या आपको लगता है कि जिस तरह से निवेशक एक मजबूत अर्थव्यवस्था में अपने भविष्य को देखता है, ऐसे में राहुल गांधी के इस बयान की टाइमिंग को भी देखने की जरूरत है क्या असीम? चूंकि अभी जो नतीजे आए हैं वो 4 तारीख को नतीजे आए हैं, उसके बाद से अभी 2-3 दिन का ही वक्त बीता है। ऐसे में टाइमिंग बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे लगता है कि राहुल गांधी एक सियासी दांव है कि किस तरह से इस सरकार को, जो कि अभी नई आई है, अभी नतीजे आए हैं, किस तरह से उनको घेरा जाए, आर्थिक तौर पर इकोनॉमिकली कैसे चोट किया जाए, ये कांग्रेस की कोशिश है, राहुल गांधी की कोशिश है। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जिसमें उन्होंने ये कहा कि इससे 30 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है रिटेल इन्वेस्टर्स का, मुझे लगता है कि पीयूष गोयल की इस बात को समझने की जरूरत है, जिसमें उन्होंने ये कहा कि ये अप्स एंड डाउन्स मार्केट में चलते रहते हैं। हम आप सभी जानते हैं कि जब मार्केट खुलता है उसमें कई बार देखते हैं कि 500 अंकों की गिरावट हो गई, कई बार हम ये भी देखते हैं कि 2000 अंकों से ऊपर मार्केट खुला। ये सेंटिमेंट्स पे डिपेंड करता है, न सिर्फ डोमेस्टिक सेंटिमेंट्स बल्कि विदेशों में भी कई बार जब कुछ ऐसी चीजें हो जाती हैं जिसका कि इम्पैक्ट पूरी दुनिया पे पड़ता है, उसका भी इम्पैक्ट हमारे शेयर बाजार पे पड़ता है। तो ये एक सेंटिमेंट है, सेंटिमेंट के आधार पर भी काम करता है शेयर मार्केट, इसमें अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं। और ये जो वैल्यूएशन है ये अपने आप ये ऑटोमेटिक है। जो शेयर मार्केट को जानते हैं, समझते हैं, इसके बारे में जानते हैं, वो जानते हैं कि इस तरह की चीजें होती रहती हैं, इसमें कोई स्कैम वाली कोई बात नहीं है। चूंकि एग्जिट पोल्स के नतीजे उस दिन ऐसे आए थे, और हम सभी जानते हैं कि जब इस तरह की चीजें होती हैं तो आम निवेशक के मन में ये होता है कि अगर हम अभी निवेश करेंगे तो हमें इसका अच्छा फायदा मिलेगा। लेकिन उसमें गिरावट हुई, और उसमें भी पीयूष गोयल ने यह कहा कि हमारे जो फॉरेन इन्वेस्टर्स थे उन्होंने अच्छे खासे स्टॉक्स की खरीदारी की थी, लेकिन जब मार्केट गिरा, जिस दिन उस तरह के नतीजे नहीं आए, तो फिर उन्होंने उस स्टॉक्स को बेचने का काम किया। और जब उन्होंने उस स्टॉक को बेच दिया तो उस स्टॉक को फिर खरीदने का काम हमारे भारतीय के हमारे जो भारत के निवेशक हैं, जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, उन्होंने उसको खरीदने का काम किया, और उससे फिर मार्केट को फायदा हुआ और उनको भी फायदा हुआ। उन्होंने ये भी कहा कि देश के कोने कोने में जो निवेशक हैं उनको फायदा हुआ। तो कहीं ना कहीं ऋतु ऐसा लग रहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ सियासी एक शगुफा उनको छोड़ने की कोशिश की है, और जिसका कि बीजेपी ने कहा, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि ये बेबुनियाद आरोप है। मार्केट बिल्कुल सही है, मार्केट का अपडेशन जो है वो लगातार जारी है, जो कैपेक्स है वो बढ़ता जा रहा है, चाहे वो निफ्टी की बात हो या फिर सेंसेक्स की बात हो, वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जो सेंटिमेंट है, जो विश्वास है निवेशकों का, वो भी लगातार बढ़ता जा रहा है। इसलिए घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जो निवेशक हैं वो लगातार निवेश करते रहें, और बीते 10 वर्षों में उन्होंने बताया कि
उससे पहले यूपीए के काल में किस तरह से सिर्फ 67 लाख करोड़ का मार्केट हुआ करता था, जिसमें कि 10 गुना से ज़्यादा की बढ़ोतरी हो चुकी है। तो ये कुछ फिगर्स हैं जिनको कि जानने और समझने की ज़रूरत है, तभी आम निवेशकों में इस बात को समझाया जा सकता है कि देखिए ये जो बातें कांग्रेस की तरफ से की जा रही है उसमें कोई सत्यता नहीं है, वो बेबुनियाद है। अभी भी हमारे मार्केट की जो स्थिति है, जो हेल्थ है, वो बहुत अच्छा है। बिल्कुल असीम, 4 तारीख को मार्केट के गिरने को जिस तरह से राहुल गांधी ने स्कैम बताया और भारतीय जनता पार्टी पे एक आरोप लगाया है, उसका एक तरह से पलटवार और जवाब देते हुए पीयूष गोयल ने बाकायदा आंकड़ों के साथ और एक लंबे सफर में शेयर बाजार के उतार चढ़ाव को लेकर और उन आंकड़ों के साथ उन्होंने सामने रखा और उन्होंने कहा कि ये कांग्रेस लोगों का जो मार्केट में कॉन्फिडेंस है उसे कम करने की एक साजिश बताया है पीयूष गोयल ने। बहुत बहुत धन्यवाद असीम इस पूरी जानकारी के लिए, इस पूरे विषय पे। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक के बाद आएंगे तब भी इस मुद्दे पर चर्चा होगी। साथ ही साथ बताएंगे कि दिन भर आज किस तरह से बैठकों का दौर चला है भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा के निवास स्थान से लेकर इस समय जो बैठक पीएम आवास पर चल रही है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद, बेमिसाल बेमिसाल MDH कश्मीरी, MDH कश्मीरी। MDH डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के रेगुलर मसाज से जॉइंट हेल्थी रहते हैं। और अगर प्रॉब्लम बहुत पुरानी है तो डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। रिचार्ज जल्दी रिचार्ज करा। ये क्या किया? मैच तो गया। पेमेंट कैसे करेंगे? टोकनाइज कार्ड से। टोकन? हाँ, ऑनलाइन पेमेंट के लिए RBI लाए हैं टोकनाइजेशन। एक बार कार्ड डिटेल्स OTP CVV डालकर टोकन जनरेट कीजिए। कार्ड भी सुरक्षित और बार बार डिटेल्स भरने की नो झंझट। वही सुविधा अधिक सुरक्षित। ऑलराउंडर हो कि मैं RBI कहता है कि जानकार बनिए, सतर्क रहिए। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। वो मिस्टर विकास की फाइल आप पॉलिसी बाजार। मैम, आपका हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम अप्रूव हो गया है। अब आप सर को घर ले जा सकती हैं। क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू। नया फोन? बिल्कुल मेरे जैसा। तेरा ही फोन है। टीम बस में भूल आया था तू। क्रिकेट के बाद का प्लान ऐसे मत भूल जाना भाई। क्रिकेट के बाद का प्लान मतलब पाजी? मतलब रिटायरमेंट का प्लान। इस जनरेशन ने तो उस बारे में सोचा भी नहीं होगा। नहीं भाई पहले मैच से ही सोचा है, इसलिए तो वो कर रखा है। वो मतलब क्या? वही जो सब लोग सही है करते रहते हैं। म्यूचुअल फंड्स में SIP। म्यूचुअल फंड्स में SIP। अगर ऐसे भूल भी जाओ ना तो भी रिटायरमेंट का प्लान बैकग्राउंड में चलते रहना चाहिए, ताकि आगे की लाइफ सेट रहे। सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। MDH। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद देश को नई सरकार का इंतजार है। एनडीए को मिले बहुमत के बाद भाजपा के नेतृत्व में एनडीए सरकार बनाने जा रहा है, जिसके बाद देश में फिर एक बार मोदी सरकार की तैयारियां जोरों पर हैं। वहीं इस बीच दिल्ली में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की बैठक हुई, जिसमें भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह, राजनाथ सिंह मौजूद रहे। और मोदी सरकार 3.0 की तैयारियों के बीच अब कल का दिन भी बेहद अहम है, जब एनडीए संसदीय दल की बैठक होगी, जिसमें पीएम मोदी को एनडीए संसदीय दल का नेता भी चुना जाएगा। कहा जा रहा है कि कल एनडीए संसदीय दल की बैठक के बाद ही एनडीए की ओर से राष्ट्रपति के पास सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा। इस चुनाव में भी बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। बीजेपी को 240 सीट पर जीत हासिल हुई है। हालांकि वो बहुमत के आंकड़े 272 से दूर है, लेकिन सहयोगी दलों के साथ मिलकर बहुमत के आंकड़े के पार है। और शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, दिन भर आज बैठकों का दौर चला है। बैठकों में अगर मुख्य रूप से पूछे तो क्या निकल के आए, क्योंकि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के यहाँ एक लंबी बैठक चली दिन भर। देखिए, बैठक 2 चरणों में है। जो पहले 10:30 बजे बैठक शुरू हुई, जिसमें राजनाथ सिंह, अमित शाह, बीजेपी के वरिष्ठ नेता शामिल हुए। ये तीनों नेता
अधिकृत किए गए हैं एनडीए के सहयोगी दलों से बातचीत करने के लिए कि उनकी क्या इच्छा है, वो क्या चाहते हैं। सरकार में भागीदारी को लेकर जो कवायद हो रही है, चर्चा हो रही है। हम जानते हैं कि एनडीए के तमाम सहयोगी दलों ने, टीडीपी और जेडीयू ने भी ये स्पष्ट तौर पर कह दिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये विशेषाधिकार है कि वो किसको मंत्रिमंडल में शामिल करते हैं, क्या भागीदारी देते हैं। लेकिन ये जरूर है कि एनडीए के सहयोगी दलों को एक हिस्सा दिया जाना है, लिहाजा उनसे चर्चा जरूरी है। इसलिए इन तीनों नेताओं ने एनडीए के सहयोगी दल जो है, खासतौर पर टीडीपी और जेडीयू, उनको किस तरह से भागीदारी दी जानी है उस पर एक प्राथमिक चर्चा की है, क्योंकि अंतिम फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेना है। और एनडीए में बाकी जो छोटे दल हैं, जिनकी सदस्य संख्या 1 या 2 सांसदों वाली है, उनमें भी चूंकि देखें कि तमाम ऐसे एनडीए के नेता सरकार में शामिल होते नजर आएंगे जिनके ज़्यादा सांसद नहीं जीते हैं या 1 या 2 सांसदों वाली पार्टी है। पहले भी हमने देखा कि बीजेपी ने ऐसे एनडीए के सहयोगी नेताओं को जगह दी है। तो इसको लेकर एक व्यापक खाका चर्चा हुई है और विशेषाधिकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का होगा, चूंकि सब जानते हैं कि उन्हें अंतिम तौर पर तय करना है कि किसे मंत्रिमंडल में शामिल किया जाना है। लेकिन बहुत संकेत स्पष्ट है कि बीजेपी जो उस बैठक में बाद में बीजेपी के तमाम और नेता शामिल हुए, पीयूष गोयल, मनसुख मांडविया, प्रहलाद जोशी, संगठन से तरुण चुग, अरुण मलूनी जो प्रभारी हैं, मीडिया सांसद भी अब चुनकर आए हैं, उन नेताओं के साथ ये बातचीत हुई कि बीजेपी में हम जानते हैं कल एनडीए की जो बैठक होनी है उससे पहले देश भर के बीजेपी शासित राज्यों के सीएम और डिप्टी सीएम वो दिल्ली आ चुके हैं। उनसे भी एक आंतरिक चर्चा होगी कि कैसे राज्यवार जगह दी जानी है बीजेपी जो सांसद मंत्री बनाए जाने, तो उसको लेकर एक पूरी व्यापक चर्चा हुई है। अब कल एनडीए के संसदीय दल के बैठक में औपचारिक नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुना जाएगा और उसके बाद ये कहा जा रहा है कि शाम से पहले दोपहर में दावा पेश करने के लिए एनडीए का एक दल जाएगा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पास। अब शैलेंद्र, जिस तरह से हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की बैठक हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ अगर अटकलों का बाजार कहें या फिर एक तरह से मीडिया के गलियारों में कहें तो कई और चर्चाएं भी दिन भर चलती रही हैं। यानी कि विपक्ष एक तरफ कहता है इंडिया ब्लॉक की अब वो विपक्ष में बैठने के लिए तैयार है, लेकिन कुछ उम्मीदें बरकरार है। तो किस तरह से कल संसदीय दल की बैठक है, एनडीए संसदीय दल की, उससे पहले तमाम नेता जो दिल्ली में अभी मौजूद हैं, क्या कहना है उनका? प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बनने जा रही है, अगर आपकी बातचीत उन दलों के नेताओं से हुई हो तो? देखिए, जेडीयू और टीडीपी की तरफ से बिल्कुल स्पष्ट कर दिया गया है कि कोई जो बातचीत है वो बहुत सकारात्मक है और हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फैसला लेंगे, उसमें कहीं कोई मांग अपनी तरफ से नहीं रखी गई। ये बहुत स्पष्ट तौर पर चिराग पासवान ने अपने मीडिया से बातचीत में कहा है, दूरदर्शन न्यूज में हमारे सहयोगी से भी बातचीत उन्होंने की है, जेडीयू की तरफ से केसी त्यागी ने भी कहा है। हालांकि उन्होंने कुछ मुद्दों पर जरूर कहा है कि जेडीयू वो कुछ मुद्दों को लेकर अपनी बात सामने रख रही है। दो बातें बहुत स्पष्ट है, फार्मूला क्या होगा उसको लेकर भी बातचीत हुई है। जो सूत्र हमें बता रहे हैं कि जो बड़े सहयोगी हैं टीडीपी और जेडीयू, उनको कितनी जगह दी जा सकती है मंत्रिमंडल में, उसको लेकर भी प्राथमिक चर्चा हुई है। लेकिन सब कुछ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अंतिम फैसले पर निर्भर करेगा, ये बहुत स्पष्ट संकेत दे दिए गए। इस बात की भी चर्चा है कि टीडीपी और जेडीयू ये चाहते हैं कि उन्हें कुछ अहम मंत्रालय दिए जाएं, जो कि पहले एनडीए के अगर पूर्व के देखें, जब एक तरह से देखें तो जब टीडीपी एक जमाने में हिस्सा थी अटल बिहारी वाजपेयी के समय में, तब महत्वपूर्ण मंत्रालय उनके पास थे। क्या मंत्रालय के बंटवारे में भी खास अहमियत दी जाएगी, उस पर भी नजर रहेगी। इस तरह की कयास हो रही, लेकिन एनडीए के तमाम नेता, जेडीयू और टीडीपी के नेताओं सहित सभी ने एक सुर में स्पष्ट तौर पर कहा है कि कोई अपनी तरफ से सीधी डिमांड नहीं रखी गई है। उम्मीद यही है कि समुचित प्रतिनिधित्व दिया जाएगा और शैलेंद्र आप हमारे साथ बने रहिए। जी शैलेंद्र, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ध्यान रखेंगे। जी शैलेंद्र आप बने रहिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार, संपादक, ऑर्गेनाइजर प्रफुल्ल केतकर भी जुड़ गए हैं। प्रफुल्ल जी आपका स्वागत है। प्रफुल्ल जी आपके पास आएंगे, कल एनडीए की संसदीय दल की बैठक है, उस पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले बड़ा सवाल ये भी है कि जिस तरह से राहुल गांधी ने एक बड़ा आरोप भारतीय जनता पार्टी पे लगाया, पीएम मोदी अमित शाह पे लगाया है, उसका पलटवार और जवाब पीयूष गोयल ने अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिया है उन्होंने, और बहुत साफ बताया कि राहुल गांधी पे उन्होंने आरोप का पलटवार करते हुए कहा कि वो इस तीसरी बार सरकार के गठन से खुश नहीं है। लेकिन आप किस तरह से देखते हैं आरोप की टाइमिंग को और राहुल गांधी के इस बयान को?
लेकिन तो यदि हम पूरी की पूरी इलेक्शन कैंपेन की भी स्ट्रेटेजी देखें, आज की राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस या परसों जो मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, या शायद आने वाले 5 साल के राजनीति के भी संकेत कि इस तरह के आरोप, क्योंकि एक थोड़ी सी हवा 99 सीटों के साथ जो कांग्रेस को मिली है, उसके बाद जैसे हमने संविधान के बारे में सुना, अंत में वोटिंग का काउंटिंग होते होते ईवीएम के बारे में सुना, तो उसी तरह का, क्योंकि मार्केट ये स्पेकुलेशन पर काम करता ही है। और अभी तक का यदि हम इतिहास देख ले तो हर बार चुनाव के काउंटिंग के दिन मार्केट में इस ओर हो या उस ओर हो उलटफेर होता ही है। तो उसमें कोई नई बात तो है नहीं, लेकिन क्योंकि मार्केट का कॉन्फिडेंस कितना है वो उस सीटों के नंबर्स पर इस बार क्योंकि वो ज्यादा दिखा, क्योंकि एग्जिट पोल और बाकी सारे इसके अपेक्षा ये थी कि बीजेपी को स्पष्ट बहुमत मिलेगा और एनडीए का जो है वो कम से कम 320-330 तक जाएगा। वो जब थोड़ा सा स्टैग्नेंट होते हुए दिखा दोपहर तक, तो स्वाभाविक रूप से उसका मार्केट में परिणाम दिखा। लेकिन उसको मार्केट मैनिपुलेशन कहना, ये बहुत बड़ा स्कैम है कहना, ये मुझे लगता है कि किसी भी सरकार के लिए इस तरह से ये संभव नहीं है। यदि सरकार को ये संभव होता तो फुल मेजोरिटी के साथ की सरकार थी, 303 सीटें बीजेपी के पास अपनी थी और हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से शेयर धराशायी हुए थे, उसी समय सरकार उनको रोक लेती। प्रफुल्ल जी, नई सरकार का गठन प्रक्रिया में है। कल एनडीए की संसदीय दल की बैठक है, उसके बाद राष्ट्रपति के पास जाएंगे और फिर उसके अगले दिन शपथ ग्रहण समारोह होगा। तो ये तमाम क्रमवार ये सब होंगी प्रक्रिया। लेकिन उससे पहले क्या आपको लगता है विपक्ष ने एक ऐसा मुद्दा ढूंढ लिया है, क्योंकि सिर्फ आरोप तक सीमित नहीं रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि इस पर जेपीसी की मांग की है, तो इस 18वीं लोकसभा की शुरुआत से ही एक बड़ा मुद्दा उन्होंने ढूंढ लिया है। जी बिल्कुल, मैंने कहा ना, इसीलिए मैंने कहा कि आने वाले 5 साल की राजनीति की एक दिशा, अभी ईवीएम का मुद्दा पीछे चला जाएगा और हमने संविधान कैसे बचा लिया है ये बार बार भुनाया जाएगा। फिर ये मार्केट मैनिपुलेशन कैसा होता है इसके ऊपर भी लोगों को पढ़ाने की कोशिश होगी। लेकिन मुझे लगता है कि अल्टीमेटली भारत की इकोनॉमी में कॉन्फिडेंस इन्वेस्टर्स का बड़ा है, ये आज का मार्केट निश्चित रूप से दिखाता है। जैसे ही ये तय हो गया कि एक सरकार, स्थिर सरकार बनने जा रही है, एनडीए के घटक दल दिल्ली पहुंच गए हैं, उन्होंने अपने समर्थन का पत्र भी दे दिया है, एनडीए के नेता के रूप में प्रधानमंत्री मोदी को फिर से चुन भी लिया है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि ये कॉन्फिडेंस बना रहेगा। लेकिन ये जरूर है कि जब नई सरकार बनेगी और उस सरकार के द्वारा सरकार के शपथ ग्रहण के बाद जब विश्वास मत प्राप्त करने के लिए जब फिर से संसद का संयुक्त अधिवेशन शुरू होगा, उस समय की एक मुद्दे की दिशा निश्चित रूप से हमको दिख रहा है कि आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो क्या ऐसा भी लगता है कि क्योंकि ये गठबंधन सरकार होने जा रही है और गठबंधन साथियों पर एक तरह से निर्भर सरकार भी कह सकते हैं भारतीय जनता पार्टी, नीट गठबंधन, एनडीए गठबंधन, ऐसे में विपक्ष आक्रामक है और अपनी आक्रामकता को बढ़ाते हुए उसने इस मुद्दे को भी चुन लिया है कि किस तरह से घेरना है सरकार को? ये तो रहेगा ही, क्योंकि देखिए अभी तक जब तक फुल मेजॉरिटी की सरकार थी तो उसमें स्थिरता स्वाभाविक रूप से ज्यादा होती है और निर्णय प्रक्रिया भी बहुत ठोस होती है। इस पर अभी मुझे लगता है कि ये एनडीए के घटक दलों के साथ किस तरह का, आज की जहां तक खबर है मीडिया में भी जैसी रिपोर्ट्स आई है, टीडीपी के साथ पहले स्तर के निगोसिएशंस, एक तो एनडीए के अंदर एनडीए की बैठक में जो हो रहा है वो हो ही रहा है, पार्टी के स्तर पर भी मुझे लगता है कि कौन से मंत्रालयों को लेकर किस तरह के प्रमुख मांगे रहेगी, इसको लेकर एक यदि जैसे ये पक्का हो जाता है, उसकी दिशा निश्चित हो जाती है, तो उसके बाद मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को और प्रधानमंत्री मोदी को निर्णय अपने करने में ज्यादा आसानी होगी। लेकिन आपने ये बिल्कुल सही कहा कि विपक्षी ये मुद्दा
संसद में भी उठाने का प्रयास करेगा और अपने आप को आक्रामक दिखाने का भी प्रयास करेगा, क्योंकि ईवीएम पर और इलेक्शन कमीशन पर उंगली उठाने के बाद जिस तरह के निर्णय आए हैं उनसे विपक्ष को एक नया ऑक्सीजन जरूर मिला है और वो उसको अपने वोटर्स को दिखाने की कोशिश ये जरूर करेगा। एक बार सरकार स्थिर हो जाती है तो मुझे लगता है फिर उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी और एनडीए की सरकार जो है वो अपने कार्यक्रम और अपने ठोस निर्णयों के प्रति अपनी कमिटमेंट अपने ऑफेंसिव में खेलते हुए दिखेंगे। जी, शैलेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, एनडीए संसदीय दल की बैठक से पहले विपक्ष का बड़ा हमला, एक तरह से कह सकते हैं राहुल गांधी का बड़ा आरोप, जिसे कि निराधार बताते हुए पीयूष गोयल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भले ही कर दी है, लेकिन क्या आपको लगता है कि कल संसदीय दल की बैठक के बाद से विपक्ष और आक्रामक भी दिखाई देगा इस पूरे मसले पर? देखिए, जो बहुमत मिला है एनडीए को, वो कहीं ना कहीं जो इंडी गठबंधन है उसमें एक निराशा का भाव दिखाता है कि बड़ी कोशिश की थी राष्ट्रव्यापी एक गठबंधन बनाने की और थोड़ी बहुत मतभेदों के बावजूद वो इसमें एक सफल हुए थे कि अलग अलग राज्यों में एक गठबंधन बनाए, लेकिन उसके बावजूद राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को बहुमत मिलना तो ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं एक निराशा है। लेकिन हम जानते हैं कि उसको इस तरह से पेश किया जा रहा है कि जब बीजेपी को अपने दम पर बहुमत नहीं मिला है तो उसको लेकर कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता बयानबाजी कर रहे हैं। अब इस मुद्दे पर, इस शेयर बाजार के उठापटक पर इस तरह के आरोप लगाना और ये कहना कि इस पर जेपीसी की डिमांड की जाए, ये एक सवाल उठाता है कि आप आरोप लगाने के लिए मौका ढूंढ रहे हैं और उस मौके में कहां तक जा रहे हैं। देखिए, एक दिन शेयर बाजार में उठापटक हुई चुनाव नतीजे के दिन, अगले दिन शेयर बाजार चढ़ गया, आज भी शेयर बाजार ऊपर गया है। तो हम ये कहें कि 30 लाख करोड़ एक दिन नुकसान हुआ, अगले दिन 10 लाख करोड़ वापस आ गए, उसके अगले दिन 10 लाख करोड़ और वापस आ गए, या फिर पिछले 3 महीने में देखें तो कई लाख करोड़ इन निवेशकों ने कमाए होंगे। इसका मतलब यह है कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी किसी न किसी मौके के तलाश में रह रही है जिससे वो बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेर सके। लेकिन यहाँ पर उनके तर्क बहुत ठहरते नहीं है ऋतु, कि शेयर बाजार का एक लंबा इतिहास आप देखें, 2014 के बाद से लेकर अब तक आप देखें तो शेयर बाजार ने भारत के इतिहास में सबसे शानदार रिटर्न पिछले 5-6 वर्षों में दिया है। तो क्या हम ये कहेंगे कि सरकार ने ये सुनिश्चित किया कि शेयर बाजार वो रिटर्न दे? हाँ, ये जरूर है कि सरकार अगर अच्छी नीति बनाती है, आर्थिक मोर्चे पर तमाम फैसले लेती है, जी हाँ, आर्थिक सुधारों को लेकर बड़े काम करती है तो उसका एक बड़ा असर शेयर बाजार पे दिखाई देता है। प्रफुल्ल केतकर जी, अंत में बहुत संक्षेप में पत्रकारों को लेकर इस 10 साल में अगर हम देखें तो कई तरह के, एक तरह से कह सकते हैं, विश्लेषण गढ़े गए हैं, कई तरह के नाम दिए गए हैं, लेकिन आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब राहुल गांधी एक महिला पत्रकार को लेकर एक टिप्पणी करते हैं, जिस टिप्पणी को यह माना जाए कि अगर तीखे सवाल किए जाएंगे तो उसका जवाब देने में जब असहज होंगे तो सवाल सीधे पत्रकार पे ही उठा दिया जाएगा, और जिस तरह से उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की एक टी-शर्ट पहन के बैठ जाइए, ये अंदाज जो है ये क्या बताता है राहुल गांधी का? क्योंकि कोई पहली बार नहीं है, हमने देखा चुनाव प्रचार के दौरान भी चमची पत्रकार जैसे शब्द का इस्तेमाल भी, अगर किसी नेता में ये हिम्मत रही कि किसी मन से कह सके तो वो राहुल गांधी थे। तो इस पे आप किस तरह से देखते हैं कि पत्रकारों को किस तरह से निशाने पे लिया है पूरे विपक्ष ने? ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है और ये राहुल गांधी की खासियत है। मैं पूरे विपक्ष को भी मैं इसमें नहीं कहूंगा। कभी कभी अखिलेश यादव भी अपना आपा खो देते हैं, वो भी बोलते हैं, लेकिन कम से कम मीडिया के प्रति एक तरफ आप फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते हैं, आपने अपने मैनिफेस्टो में फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात की है, लेकिन जिस तरह के शब्दों का प्रयोग, मतलब, और वो पत्रकार बहुत लंबे समय से कांग्रेस को कवर करते हुए जानी जाती है, कांग्रेस की नीतियों के बारे में इंफॉर्मेशन देते हुए जानी जाती है। ऐसे में उस महिला पत्रकार को ये कहना एक प्रश्न पूछने पर, और ऐसा कुछ उल्टा सवाल भी नहीं किया था कि जिसके कारण उनको इतना असहज होने की आवश्यकता थी, तो वो बेसिकली उनकी मानसिकता एक तरह का अलग तरह का फ्रस्ट्रेशन दिखाता है। विरोधी पक्ष के नाते एक कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन के बजाय उसकी न्यूसेंस वैल्यू क्या हो सकती है, मुझे लगता है ये 5 साल में और आने वाले समय में थोड़ा देखने को मिलेगा।
अगर नेता सवाल का जवाब नहीं देते हैं तो भी वो लोकतंत्र को कमजोर करते हैं। राहुल गांधी ने जिस तरह की आज टिप्पणी की, उसकी आलोचना और उसकी भर्त्सना लगातार हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रफुल्ल केतकर जी आपका भी, और शैलेंद्र आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए इस खबर पर। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। जीरा से प्यास बुझाए, डाइजेशन के लिए मस्त, शरीर में नमक पानी का बैलेंस बनाए। सिप सिप जीरा सिप, जीरा सिप, इंडिश का जल्दी और जीरा सिप, जीरा सिप, जीरा सिप। Curiosity can take you to some out of the world places. Curious about this place? Scan this QR code before I take it off with my Seat tires. Seat, crafted for the curious. स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। देखो यार, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, पता नहीं कब फोटो पे हार चढ़ जाए और फैमिली का फ्यूचर, बच्चों की पढ़ाई खतरे में पड़ जाए। तो आज ही पॉलिसी बाजार से 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस कराओ, सिर्फ 525 रुपए महीने से शुरू। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है, IPF। लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है, तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर। नया फोन? बिल्कुल मेरे जैसा। तेरा ही फोन है। टीम बस में भूल आया था तू। क्रिकेट के बाद का प्लान ऐसे मत भूल जाना भाई। क्रिकेट के बाद का प्लान मतलब पाजी? मतलब रिटायरमेंट का प्लान। इस जनरेशन ने तो उस बारे में सोचा भी नहीं होगा। नहीं भाई, पहले मैच से ही सोचा है, इसलिए तो वो कर रखा है। वो मतलब क्या? वही जो सब लोग सही है करते रहते हैं। म्यूचुअल फंड्स में SIP। म्यूचुअल फंड्स में SIP। अगर ऐसे भूल भी जाओ ना, तो भी रिटायरमेंट का प्लान बैकग्राउंड में चलते रहना चाहिए, ताकि आगे की लाइफ सेट रहे। सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। पाव भाजी को फेवरेट बनाता है MDH पाव भाजी मसाला। MDH पाव भाजी मसाला। MDH बनाए पाव भाजी लाजवाब। MDH। और एनडीए संसदीय दल की कल होने वाली बैठक से पहले आज 18वीं लोकसभा के गठन की प्रक्रिया शुरू करने के लिए नवनिर्वाचित सांसदों की व्यापक सूची मुख्य चुनाव आयुक्त ने राष्ट्रपति को सौंपी। सूची राष्ट्रपति को सौंपे जाने के बाद 18वीं लोकसभा के गठन को औपचारिक प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। बता दें कि केंद्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिश को स्वीकार करते हुए राष्ट्रपति ने बुधवार को 17वीं लोकसभा भंग करने का आदेश दिया था। तो वहीं देश में बढ़ती सियासी हलचल के बीच मुंबई में लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद एनसीपी प्रमुख अजित पवार ने पार्टी नेताओं के साथ बैठक की। बैठक में सांसद सुनील तटकरे, मंत्री दिलीप वालसे पाटिल, मंत्री छगन भुजबल, मंत्री हसन मुशर्रफ, अदिति तटकरे, रामराज नाइक और अन्य नेता शामिल हुए। मुंबई में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे की मौजूदगी में सभी नवनिर्वाचित शिवसेना सांसदों की बैठक हुई। ये बैठक एकनाथ शिंदे के आधिकारिक निवास पर हुई। और मुंबई से हमारे साथ जुड़ गए हैं योगेश शीतल। योगेश, दिल्ली से लेकर मुंबई तक बैठकें चल रही हैं, इन बैठकों में क्या रहा खास आज दिन भर मुंबई में जो बैठकों का दौर चला? देखिए, बैठकों के बारे में तो आपने संक्षेप में बताया, लेकिन कुछ बयान आए हैं वो मैं आपको बता दूं। जैसे रोहित पवार ने बयान दिया है, जो कि सीधे तौर पर आप देखें तो अजीत पवार के खिलाफ वो बयान दिया गया है। कहा यह गया है कि जो एनसीपी के नेता है, कुछ विधायक जो है वो शरद पवार के टच में है, और इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि कुछ विधायक जो बीजेपी के टच में है। इस तरह के बयान आने शुरू हो गए हैं। मसलन कि जिस तरीके से हमने पूरे चुनाव का परिणाम देखा,
उसके बाद सबसे पहले अजीत पवार की प्राथमिकता ये है कि वो पार्टी के अंदर विश्वास पैदा कर सके, ये भरोसा दिला सके कि जो आने वाला चुनाव है, मतलब विधानसभा चुनाव इसी साल होने कुछ महीने बचे हैं, अक्टूबर नवंबर में मुझे लगता है वो चुनाव होंगे, उसमें किस तरीके की तैयारियां हो उसकी रूपरेखा तैयार होनी यहाँ पर शुरू हो चुकी है। नागपुर में देवेंद्र फडणवीस को लेकर पोस्टरबाजियां भी हुई उनके समर्थन में। इसके अलावा शरद पवार ने भी बैठक ली है, जो नए नए सांसद जो चुन के आए हैं उनकी बैठक शरद पवार ने ली है। शिवसेना की तरफ से भी बैठक हुई है। बैठकों का सिलसिला जो है वो कुल मिलाकर आज चलता रहा, पूरा दिन गहमागहमी का माहौल रहा। इसके साथ ही देवेंद्र फडणवीस दिल्ली के लिए निकल चुके हैं। दिल्ली में जो एनडीए की बैठक है उसमें वो शामिल होंगे। महाराष्ट्र की राजनीति में देखें तो अभी सबसे ज्यादा असर इस चुनाव का जो है महाराष्ट्र की राजनीति में ही होगा, क्योंकि महाराष्ट्र में विधानसभा का चुनाव होने वाला है और उसकी तैयारियां पहले से चल रही थी। जब देवेंद्र फडणवीस ने यह बात कही थी कि वो चाह रहे हैं कि वो इस्तीफे की पेशकश जो है उन्होंने की थी, उसको भी इसी चीज से जोड़ा गया था, क्योंकि समय बहुत ज्यादा रहने गया है। ऐसे में रणनीति क्या होगी, अलायंस जो घटक दल है उनकी सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या तय होगा, विषय क्या होंगे, मुद्दे क्या होंगे, क्योंकि कई सारे मुद्दों पर चुनाव ऑलरेडी लड़ा जा चुका है और हो सकता है कि नए मुद्दे जो उनकी जरूरत हो, उस मुद्दे का नैरेटिव कैसे सेट होगा, कई सारी रणनीतियां जो है वो बनाई जानी है महाराष्ट्र में। इसीलिए महाराष्ट्र के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जो अभी दौर चल रहा है वो काफी महत्वपूर्ण है और कल के बाद चीजें और साफ होगी, क्योंकि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चाएं बहुत समय से यहाँ पे चल रही है कि मंत्रिमंडल का विस्तार कब होगा। अब क्योंकि चुनाव हो चुके हैं, चुनाव के परिणाम आ चुके हैं, सरकार बनने की पूरी तस्वीर धीरे धीरे करके साफ होती जा रही है। ऐसे में सबसे बड़ी बात जो होगी महाराष्ट्र में, दो बड़ी बात होगी। पहली ये कि जो सरकार अभी चल रही है उसमें मंत्रिमंडल का विस्तार क्या होगा, उसका स्वरूप क्या होगा। दूसरा, अजीत पवार और एकनाथ शिंदे, ये जो दोनों जो दो बड़ी पार्टियां जो टूटी थी यहाँ पर, वो दो पार्टियां आई है, उनका आने वाला स्टैंड क्या होगा, उस पर भी सबकी नजर रहेगी। इन सब के अलावा देखें तो जो डबल इंजन की सरकार का जो कंसेप्ट है उसमें कुछ चीजें जरूर साफ होगी, जो कि मुझे लगता है जब सरकार का गठन हो जाएगा केंद्र में, उनके कुछ बड़े फैसले हैं जो कि सीधे तौर पर महाराष्ट्र से जुड़े होंगे, क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति को देखते हुए वो एक काफी, आप कह सकते हैं कि एक टर्निंग पॉइंट रहेगा अभी महाराष्ट्र के लिए कि किस दिशा को रोटेट कर रहा है। क्योंकि जो भी परिणाम आए हैं उसको लेकर निश्चित तौर पर रिव्यू मीटिंग हर पार्टी ने ली है, समीक्षा बैठक हर पार्टी ने की है, हर पार्टी टटोलने में जुड़ी है कि कहां पे गलती हुई, कहां पे उनको एडवांटेज मिला। इसको लेकर जो कैलकुलेशन है उसका कहीं ना कहीं जो है आपको परिणाम जो है, या उसका आप कह सकते हैं उसको लेकर जो स्ट्रेटेजी है, वो केंद्र और राज्य दोनों ही मोर्चे पर आपको देखने को मिलेगा आने वाले समय में महाराष्ट्र में। बिल्कुल योगेश, आप सही कह रहे हैं। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद अब अगर कहीं नजर है केंद्र में सरकार के गठन के बाद तो वो होगी महाराष्ट्र की राजनीति पर। बहुत बहुत धन्यवाद योगेश पूरे डिटेल के लिए। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है न्यूज नाइट में। बढ़िया है, प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया। नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। अच्छा भैया, मेरी गाय को भी अपने हाथों से चारा खिला दो। अरे खिला ही देते हैं। हमारी गाय भैया। क्या हो गया, पूरा का पूरा गांव यहाँ आ गया। अच्छा भैया, इसी हाथ से चारा खिलाते हो, तभी तो आपके गाय भैंसों की ब्यात सबसे ज्यादा है। अरे पगले, ये चमत्कार इस हाथ का नहीं, हाथ में जो कपिला पशु आहार है उसका है, जो पशुओं की सेहत अच्छी रखता है और ब्यात भी बढ़ाता है। ले जाओ। कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। शुक्ला बता रहा था आपके बाबूजी ने जायदाद का कुछ हिस्सा नौकर के नाम कर दिया। अब नौकर हर काम अपना घर समझ के करेगा। समरकूल, जो हर दिल करे कबूल। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। Curiosity can take you to some out of the world places. Curious about this place? Scan this QR code before I take it off with my Seat tires. Seat, crafted for the curious. नया फोन? बिल्कुल मेरे जैसा। तेरा ही फोन है। टीम बस में भूल आया था तू। क्रिकेट के बाद का प्लान ऐसे मत भूल जाना भाई। क्रिकेट के बाद का प्लान मतलब पाजी? मतलब
रिटायरमेंट का प्लान। इस जनरेशन ने तो उस बारे में सोचा भी नहीं होगा। नहीं भाई पहले मैच से ही सोचा है, इसलिए तो वो कर रखा है। वो मतलब क्या? वही जो सब लोग सही है करते रहते हैं। म्यूचुअल फंड्स में SIP। म्यूचुअल फंड्स में SIP। अगर ऐसे भूल भी जाओ ना तो भी रिटायरमेंट का प्लान बैकग्राउंड में चलते रहना चाहिए, ताकि आगे की लाइफ सेट रहे। सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। Do you feel conscious while smiling? Say goodbye to your worries because an orthodontist can help you feel confident. Be it a child, a teenager, or even a working professional, braces and aligners can help you get that stunning smile. Consult your nearest orthodontist. To learn more, visit the Indian Orthodontic Society's website, bracesspecialists.com. आम आदमी पार्टी के नेता गोपाल राय ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर बैठक के बाद बताया कि ये पहले दिन से स्पष्ट था कि इंडी गठबंधन का गठन सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए किया गया था। उन्होंने कहा कि जहां तक विधानसभा चुनाव की बात है, हमारा किसी के साथ कोई गठबंधन नहीं है और आम आदमी पार्टी अपने दम पर दिल्ली में सभी सीटों पर विधानसभा का चुनाव लड़ेगी। ये अलायंस लोकसभा चुनाव के लिए था। लोकसभा चुनाव हमने ईमानदारी से मिलकर के लड़ा है। दिल्ली जो विधानसभा का चुनाव है उसके लिए देश भर में कोई गठबंधन नहीं है और दिल्ली के अंदर दिल्ली की जनता के साथ मिलकर के हम इस लड़ाई को लड़ेंगे और जीतेंगे। उधर टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू के घर आज नवनिर्वाचित सांसदों की एक अहम बैठक हुई। इस दौरान चंद्रबाबू नायडू ने दिल्ली में हुई एनडीए घटक दल की बैठक की प्रमुख बातों पर सांसदों के साथ चर्चा की। बताया जा रहा है कि बैठक के दौरान सरकार में पार्टी की भूमिका को लेकर चर्चा हुई। विशाखापट्टनम लोकसभा संसदीय क्षेत्र से टीडीपी के नवनिर्वाचित सांसद श्री भरत मथुकुमिली ने कहा है कि टीडीपी सांसदों की बैठक में एनडीए सरकार के गठन पर चर्चा हुई और 9 जून तक एनडीए सरकार के गठन की संभावना जताई और इसके बाद राज्य सरकार का गठन होगा। We had a meeting with our leader, Mr. Chandrababu Naidu, with all of our MPs, whoever were available. And we were discussing about forming the government. We are with the NDA. I understand that 9th maybe when the NDA is going to be forming the government. And then subsequently we also have to form the government in the state. And we're going to invite other members of the alliance from all over the country to participate in this event. And he also shared with us his journey with national politics. It was a learning for us. This is a new team. We're all excited to work together. I think with the support of the central government, there's a lot of things that we need to do for the state. और न्यूज नाइट में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद खबरें जारी रहेंगी। देखते रहिए डीडी न्यूज। अब तक टेस्टी राजमा बनाना नहीं आया। बिना MDH राजमा मसाला के टेस्टी राजमा कैसे बनेगा? MDH राजमा मसाला। क्या स्वादिष्ट राजमा बनाए। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब MM रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार निर्माण का रियल हीरो। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। तेरी होने वाली मदर इन लॉ कुछ ज्यादा ही ट्रेडिशनल है। ट्रेडिशनल लोग ज्यादा इमोशनल होते हैं। तो भाई साहब अब कोई किसी की लाइफ में आग नहीं लगा पाएगा। समर कूल जो हर दिल करे कबूल। देखो यार, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, पता नहीं कब फोटो पे हार चढ़ जाए और फैमिली का फ्यूचर, बच्चों की पढ़ाई खतरे में पड़ जाए। तो आज ही पॉलिसी बाजार से 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस कराओ, सिर्फ 525 रुपए महीने से शुरू। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहाँ दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। नया फोन? बिल्कुल मेरे जैसा। तेरा ही फोन है। टीम बस में भूल आया था तू। क्रिकेट के बाद का प्लान ऐसे मत भूल जाना भाई। क्रिकेट के बाद का प्लान मतलब पाजी? मतलब रिटायरमेंट का प्लान। इस जनरेशन ने तो उस बारे में सोचा भी नहीं होगा। नहीं भाई पहले मैच से ही सोचा है, इसलिए तो वो कर रखा है। वो मतलब क्या? वही जो सब लोग सही है करते रहते हैं। म्यूचुअल फंड्स में SIP। म्यूचुअल फंड्स में SIP। अगर ऐसे भूल भी जाओ ना तो भी रिटायरमेंट का प्लान बैकग्राउंड में चलते रहना चाहिए,
ताकि आगे की लाइफ सेट रहे। सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। और न्यूज नाइट में आज बस इतना ही। हमें दीजिए अनुमति, छोड़े जा रहे हैं आपको देश भर की कुछ अन्य बड़ी खबरों को। देखिए आप फटाफट अंदाज में। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। यौन शोषण मामले में प्रज्वल रेवन्ना को राहत नहीं मिली। बेंगलुरु की एक अदालत ने गुरुवार को जनता दल सेकुलर के पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना की हिरासत 10 जून तक बढ़ा दी। पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना पर दुष्कर्म का आरोप है। प्रज्वल को 10 जून तक एसआईटी की हिरासत में भेजा गया। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुपरटेक के चेयरमैन और प्रमोटर आर.के. अरोड़ा को नियमित जमानत दे दी है। कोर्ट ने उन्हें 1 लाख रुपए के निजी मुचलके और उतनी ही रकम के बदले जमानत दी है। अरोड़ा को पिछले साल जून में 700 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया गया था। भारतीय नौसेना और रॉयल नेवी ऑफ ओमान के बीच स्टाफ वार्ता का 2 दिवसीय छठा संस्करण नई दिल्ली में आयोजित किया गया। रॉयल नेवी ऑफ ओमान के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कमांडर जसीम मोहम्मद अली अल बलूशी ने किया, जबकि भारतीय दल का प्रतिनिधित्व कमांडर मनमीत सिंह खुराना ने किया। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने गुरुवार को मणिपुर में हिंसा को बढ़ाने और पूर्वोत्तर राज्यों में आतंक फैलाने के लिए उग्रवादियों और आतंकी गिरोहों द्वारा एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश से संबंधित एक मामले में इम्फाल हवाई अड्डे से एक प्रमुख आरोपी को गिरफ्तार किया है। आज देश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है वट सावित्री व्रत। प्रयागराज में वट सावित्री व्रत के अवसर पर भक्तों ने गंगा नदी में स्नान किया और महिलाओं ने वट वृक्ष की पूजा अर्चना की। वट सावित्री का व्रत हर साल ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को मनाया जाता है। न्यूज नाइट के प्रायोजक थे MDH, बढ़िया है, शुद्ध है। MDH मिर्ची, धनिया, हल्दी, असली मसाले, सच। MDH गैलेंट एडवांस रबर, निर्माण का रियल हीरो। गोल्डी किचन किंग मसाला, गोल्डी मसाले, जहां जाएं रिश्ते बनाएं, गोल्डी मसाले। और डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।